व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, इसी का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 5 चैप्टर को कवर किया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इसका थ्योरी हम लोगों ने पहले ही कवर कर रखा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इस बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, खासकर से एनसीईआरटी का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि थ्योरी जो है कम है, आपका चैप्टर में ज्यादा थ्योरी नहीं दिया गया है, इसलिए इसका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु और दीर्घ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि जब मांग वक्र लोचदार हो तो सीमांत संप्राप्ति का मूल्य क्या होगा। सीमांत संप्राप्ति के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जिसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू यानी किसी एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर जो भी रेवेन्यू प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सीमांत संप्राप्ति यानी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मान चलिए कोई उपभोक्ता बाजार में 100 वस्तु को बेचती है, लेकिन 101 वस्तु को यानी 100 वस्तु को बेचने पर उनको तो रेवेन्यू प्राप्त होता है, लेकिन एक और अतिरिक्त वस्तु को बेच दिया यानी 101 वस्तु को बेच दिया, तो यह अतिरिक्त जो बेचा एक वस्तु, इसका जो रेवेन्यू मिला, इसी को कहते हैं सीमांत संप्राप्ति। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि जब मांग वक्र लोचदार हो, लोच के बारे में आपको पूरा तरह से पढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला बताया गया था। टोटल 5 प्रकार के लोच हम लोग पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जो पढ़े हैं उनको याद होगा। ठीक है, तो जब मांग वक्र लोचदार हो तो सीमांत संप्राप्ति का मूल्य क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 लाइन में आपको आंसर देना है कि जब मांग वक्र पूर्णतः लोचदार हो या फिर पूरा रूप से लोचदार होती है, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में सीमांत संप्राप्ति का मूल्य क्या होगा, 0 होगा यानी 0 होगा। तथा जब मांग वक्र क्या होगा, लोचदार अर्थात मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, तब सीमांत संप्राप्ति क्या होगा, धनात्मक, यानी एक तरह से वो दोनों के बीच के संबंध जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर देंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का डन हो गया। ठीक है, एक्चुअली सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था कि एकाधिकार बाजार क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। सिंपल सी बात है, एकाधिकार बाजार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। एक जोड़ अधिकार बराबर एक अधिकार। ठीक है, यानी एक का अधिकार, वैसा बाजार जिसमें किसी एक का ही अधिकार हो, किसी एक का ही हक हो, उसी को क्या बोलेंगे, एकाधिकार बाजार बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एकाधिकारी बाजार के बारे में आपको डेफिनेशन देना है। उसके बारे में लास्ट में आप क्या करेंगे, विशेषता लिखेंगे। डायरेक्टली यह विशेषता आपको नहीं लिखना है, क्योंकि सबसे पहले आपका क्वेश्चन है दो टाइप का, मतलब एक ही क्वेश्चन है लेकिन दो तरह का यहाँ क्वेश्चन ऐड किया गया शॉर्ट में। एकाधिकार बाजार क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा है कि इसकी विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एकाधिकार के बाजार के बारे में लिखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जिसको बोलते हैं, तो वह बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, मतलब एक का अधिकार होता है कि सिर्फ वही वस्तु का विक्रय करेगा, एक विक्रेता होता है, तथा उस वस्तु की कोई निकटतम प्रतिस्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। प्रतिस्थानापन्न वस्तु आप समझते हैं, वैसा वस्तु जिसको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उसको बोलते हैं प्रतिस्थानापन्न वस्तु या फिर स्थानापन्न वस्तु। ठीक है, जैसे कि चाय और कॉफी आपस में क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु है। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं होता है एकाधिकार बाजार में कि कोई एक वस्तु की कोई निकटतम प्रतिस्थानापन्न वस्तु बने। ठीक है, क्योंकि अधिकार जो होता है एक ही मार्केट में एक ही उत्पादक का अधिकार है, एक ही विक्रेता का अधिकार है, तो वो एक ही प्रकार का सामान बनाएगा। उसमें तो कोई दूसरा मार्केट है नहीं, मतलब कोई दूसरा विक्रेता है नहीं, कोई दूसरा फॉर्म वाले फिर कोई दूसरा उद्योग वाले है नहीं, तो वो दूसरा एक ही टाइप का दूसरा वस्तु क्यों बनाएगा, क्योंकि एक ही वस्तु बना करके पूरा मार्केट में बेचेगा, क्योंकि उन्हीं का मार्केट है, उन्हीं का अधिकार चलता है वहां। ठीक है, तो उस प्रकार वो एक वस्तु का प्रतिस्थानापन्न वस्तु का निर्माण नहीं करते, इसलिए निकटतम प्रतिस्थानापन्न वस्तु वहां नहीं पाई जाती है, नहीं होती है। ठीक है, तो एकाधिकार बाजार में केवल एक उत्पादक यानी एक फॉर्मा अथवा विक्रेता यानी सेलर होता है, जो वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। मैंने बताया कि एकाधिकार बाजार में सिर्फ एक का अधिकार है, पूरा कंट्रोल उसी के साथ, कौन सा वस्तु का सप्लाई करना है यानी पूर्ति करना है और कितना मात्रा में करनी है, ये सारा चीज का डिसीजन जो लेती है वो जिसका अधिकार होता है वही लेती है। ठीक है, अब चलिए हमको क्या लिखना है, इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। विशेषता क्या है इसकी, तो चलिए देखते हैं। एट फर्स्ट स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि ठीक है, इसकी विशेषता के बारे में लिखेंगे। तो वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, यानी कोई भी वस्तु अगर मार्केट में पाई जाती है तो उसकी स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है कि अगर चाय है तो वहीं दूसरा दुकान में क्या मिलेगा, आपको कॉफी मिल जाएगा। ठीक है, चाय है लेकिन दूसरा दुकान में क्या मिल जाएगा,
कॉफी मिल जाएगा, फिर तीसरा दुकान में कॉफी है तो चौथा दुकान में चाय मिल जाएगा, फिर दोनों एक ही दुकान में चाय और कॉफी दोनों मिलेगा। वहां क्या पाया गया? प्रतिस्थानापन्न वस्तु पाया गया। क्यों पाया गया? क्योंकि वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार है। हर एक तरह के कंपनी है, हर एक तरह के उद्योग, हर एक तरह के मतलब फॉर्म वहां उपस्थित है। वहां किसी एक का अधिकार नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता चलता है, फुल्ली कंपटीशन चलता है सभी फॉर्म के बीच। ठीक है, तो यहाँ तो एक ही का अधिकार है ना, मतलब एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, तो यहाँ कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है या फिर कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरा विशेषता क्या लिखेंगे कि बाजार में केवल एक फॉर्म या उत्पादक होती है। वही फिर बात को घुमा रहा है। ठीक है, बाजार में कोई एक फॉर्म या उत्पादक होती है जो वस्तु को बेचती है तथा उसकी पूर्ति यानी सप्लाई पर नियंत्रण रखती है। कितना वस्तु का सप्लाई करना है, कितना वस्तु का नहीं करना है, ये सारे चीज पर जो कंट्रोल रखती है, जिसका अधिकार होता है बाजार पर, वही मतलब कंट्रोल रखता है। चाहे वो विक्रेता होगा या फिर उत्पादक होगा या फिर सरकार होगा या फिर कोई कंपनी होगा। ठीक है, तो ये मतलब जो उत्पाद जिसका जो अधिकार होता है, जो अधिकारी होंगे, वो सरकार का भी एक संगठन हो सकता है, एजेंट हो सकता है, या फिर कोई एक फॉर्म का उत्पादक हो सकता है, या फिर कोई एक मतलब औद्योगिक उद्योग हो सकता है, मतलब कोई एक यूनिट का मतलब अधिकार रहेगा। ठीक है, एक्चुअली थर्ड पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। लोच को आपको पढ़ाया गया, मांग की लोच क्या होती है। ठीक है, एक्चुअली लास्ट सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि एकाधिकार एक फॉर्म, एक उत्पादक, एक फॉर्म का एक समूह या फिर सरकार या सहकारी हो सकता है। जस्ट मैंने अभी ये पॉइंट बोला कि एकाधिकार बाजार जो होता है, इसमें एक अधिकार यानी किसका अधिकार हो सकता है, कोई एक फॉर्म का अधिकार हो सकता है, या फिर कोई एक उत्पादक का, यहाँ उत्पादक होगा, उत्पादक हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। एक उत्पादक का अधिकार हो सकता है, फॉर्म का एक समूह मिलकर के, मतलब एक समूह, दो समूह नहीं, एक समूह मिलकर के आपस में वो लोग अधिकार जमा सकता है। ठीक है, सरकार या सहकारी हो सकता है, सहकारी संगठन हो सकता है। ठीक है, बाजार में नई फॉर्मों का परिवेश नहीं होता है, एक का अधिकार है ना, दादागिरी तो एक ही का चलता है, कोई दूसरा को आने देगा? अगर दूसरा आएगा तो उनका भट्टी बैठ जाएगा, मतलब उनका प्रॉफिट जो होता है, जो लाभ होता है, वो कम हो जाएगा, तो कोई दूसरा फॉर्म को वहां एंट्री करने नहीं देती है, प्रवेश करने नहीं देती है। ठीक है, तो बाजार में नई फॉर्मों का प्रवेश जो होता है वो पूरी तरह से बैंड होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में या फिर पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म कीमत स्वीकारक होती है। क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है, जबकि एकाधिकारी फॉर्म कीमत निर्धारक होती है। अब बताइए ये लाइन से आप लोग क्या समझे? मैंने आप लोगों को पूर्ण प्रतियोगी बाजार बताया या फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या फिर पूर्ण प्रतियोगी बाजार, दोनों का नाम सेम है। ठीक है, मतलब मीनिंग सेम है। तो यहाँ पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है कि उपभोक्ता और क्रेता ज्यादा संख्या में होती है, फॉर्म भी ज्यादा संख्या में होते हैं, कोई भी फॉर्म जा सकता है, आ सकता है, एंट्री कर सकता है, बहिर्गमन कर सकता है। सभी उपभोक्ता और उपभोक्ता यानी क्रेता और विक्रेता को सभी चीज का ज्ञान होता है, कौन सा वस्तु कितना कॉस्ट लगती है बनाने में, कितना कीमत है। यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की यह खासियत होती है, विशेषण होती है। ठीक है, विशेषता होती है। तो पूर्ण प्रतियोगी जो फॉर्म होता है वो कीमत स्वीकारक होती है। वो कहती है पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फॉर्म पाई जाती है, जो उत्पादक होते हैं, वो कीमत स्वीकारक होती है। वो हाँ कहती है कि हाँ हम वही कीमत को स्वीकार करते हैं जो कीमत बाजार में चलती है, हम वही कीमत में अपने वस्तु को बेचेंगे। तो वो क्या करते हैं? कीमत को स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए एकाधिकारी फॉर्म जो है ये कीमत को स्वीकार नहीं करती है। ये अपने आप मतलब मास्टरमाइंड है, ये अपने से निर्धारण करेगा, अपने से मतलब फिक्स करेगा कि कौन सा वस्तु का निर्धारण कितना कीमत होगा। मतलब एकाधिकारी बाजार उसका तो अधिकार, राइट जो होती है, अधिकार यानी हक जो होता है उसका तो प्रयोग करेगा ना। उसका तरह से अधिकार जो मिला है उसको एक मतलब पूरा मार्केट को कैप्चर करने का, पूरा मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल करने का जो अधिकार है, तो उसका तो पूरे तरह से वो प्रयोग करेगा। वहां फॉर्म या फिर यहाँ जो फॉर्म है एकाधिकारी फॉर्म वही निर्धारण करता है कि कौन सा वस्तु का कीमत कितना होगा, कौन सा वस्तु कितना कीमत पर बेची जाएगी। ठीक है, यह है एकाधिकारी फॉर्म। यहाँ तो कोई क्रेता और विक्रेता जो होगा उसके हिसाब से है कीमत निर्धारण नहीं होता कोई भी वस्तु या सेवा का। तो एकाधिकारी फॉर्म कीमत निर्धारक खुद होता है, वो किसी दूसरे उपभोक्ता या फिर क्रेता पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जस्ट उल्टा होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ये आप समझ गए, ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो अच्छी तरह से आप बोर्ड एग्जाम में एक दो लाइन अच्छे से खींच के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस अच्छा तरह से लिखेंगे कि एकाधिकारी बाजार क्या है या फिर एकाधिकार बाजार किसको बोलते हैं, और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें या फिर इसकी विशेषता से आप क्या समझते हैं। तो आपको पॉइंट बना के लिखना है। अगर आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप? 5 मार्क्स का पूछा जाएगा तो क्या इसी तरह से शॉर्ट करेंगे? नहीं, शॉर्ट नहीं करना है आपको, इसी तरह से थोड़ा सा लंबा चौड़ा मतलब एक तरह से 2-4 लाइन और ऐड करके लिखना है। इसी तरह से एकाधिकार बाजार की विशेषता पहला मैंने बताया कि कोई वस्तु के मतलब वस्तु की स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, इसमें 2 लाइन और लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि कॉफी वगैरह का एग्जाम्पल दे देंगे, चाय वगैरह का एग्जाम्पल दे देंगे, स्थानापन्न वस्तु जो है उसका एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, यहाँ भी हर एक लाइन में अगर आप एग्जाम्पल भी देते हैं, उदाहरण भी देते हैं, तो वहां आपका फुलफिल हो जाता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है जितना शब्दों में आपको आंसर देना होता है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में किसी फॉर्म की मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक क्यों होती है, ये व्याख्या कीजिए। प्रवणता का मतलब होता है स्लोप, यानी इसका जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ में स्लोप जो होता है वो ऋणात्मक यानी निगेटिव क्यों होता है, इस चीज को आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है। ठीक है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं। तो एकाधिकारात्मक भारतीय स्पर्धा में, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म वस्तु की कीमत घटाकर ही अधिक इकाइयां विक्रय कर सकती है एकाधिकारात्मक बाजार में। ठीक है, क्योंकि कीमत में कमी होने से मांग बढ़ती है। सही बात है, ये आपका क्या है, मांग का नियम है। अगर कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। ठीक है, तो कीमत में कमी होने से मांग क्या होती है, बढ़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि सीमांत संप्राप्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में फॉर्म का मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 1 सेकंड इसी तरह से आप लोगों को कवर करना है। अब चलिए क्या पूछा गया है कि मूल्य भेद क्या है। ठीक है, तो मूल्य भेद को आप सिंपल सा एक तरह से डिफाइन करना है। तो जब कोई एकाधिकारी अलग अलग ग्राहकों से, मतलब जब कोई एकाधिकारी अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग ग्राहकों से, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रयोग हेतु वस्तुओं को अलग अलग यानी विभिन्न मूल्यों पर, देखिए सभी जगह अलग अलग यूज हुआ है। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न कीमतों पर, भिन्न भिन्न मूल्यों पर जो बेचता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, मूल्य विभेद नीति। सिंपल सी बात है, मूल्य विभेद नीति एक ऐसी नीति है जिसमें एक ही वस्तु या फिर एक ही उत्पाद यानी एक ही वस्तु या फिर एक ही सर्विस यानी एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग कीमतों पर बेची जाती है, उसको बोलते हैं मूल्य विभेद नीति, यानी फिर मूल्य विभेद भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि मूल्य विभेद क्या है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि अल्पाधिकार बाजार क्या है। सिंपल सी बात है, इसकी विशेषता आपको लिखनी है। अल्पाधिकार बाजार, ठीक है, तो इसको आपको लिखना है ओलिगो मार्केट, ओलिगो ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, तो इसको पहले सबसे आप डिफाइन करेंगे। तो अल्पाधिकार बाजार का अर्थ होता है थोड़े से विक्रेता और थोड़े से विक्रेताओं के बीच क्या है, प्रतियोगिता। सिंपल सी बात है, यह अल्पाधिकार बाजार में, तो यहाँ देखिए एकाधिकार बाजार में कोई एक फर्म होता था, लेकिन यहाँ थोड़े मात्रा में एक दो चार फर्म आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो अल्पाधिकार बाजार में थोड़े विक्रेताओं के बीच यानी थोड़े विक्रेता यानी वस्तु का विक्रय करने वाला, बेचने वाला। वस्तु कौन बेचेगा, उत्पादक ही बेचेगा ना, या फर्म के मालिक ही बेचेगा, उद्योग ही बेचेगा, उद्योग के मालिक ही बेचेगा। ठीक है, तो वो लोगों के बीच यानी ज्यादा वो लोग उद्योग मतलब ज्यादा विक्रेता नहीं होते हैं, उन लोगों के बीच जो कंपटीशन चलती है तो वो कौन सा बाजार में चलती है, अल्पाधिकार बाजार में चलती है। ठीक है, अल्पाधिकार बाजार में एक विक्रेता की गतिविधियों का प्रभाव अन्य विक्रेताओं पर भी पड़ता है। ठीक है, यानी जो भी अगर अल्पाधिकार बाजार में है, कोई अगर एक विक्रेता अपने चीनी का मूल्य अगर घटा दिया तो दूसरे पर वह इफेक्ट पड़ेगा, अब दूसरे को भी वही चीनी का मूल्य घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये विक्रेताओं पर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई चीनी उत्पादक अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, कीमत घटाने के लिए सोचता है, तो उससे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके प्रतियोगी फॉर्म यानी प्रतियोगी उत्पादक भी चीनी का कीमत को घटाकर यानी चीनी का कीमत को घटाकर मतलब अपना विक्रय को बढ़ा सकते हैं, अपना जो एक तरह से धन अर्जित कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीनी को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज का याद रखना पड़ता है अल्पाधिकार बाजार में। ठीक है, अब चलिए इसकी विशेषता क्या लिखनी है। फॉर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता है। अल्पाधिकार बाजार में जो होता है, फॉर्म कोई भी अगर आएगा तो उनको कठिन लगेगा, क्योंकि ज्यादा उनको अपना पैर पसारने में टाइम लगेगा, ज्यादा उसको मतलब बेनिफिट नहीं होगा, और बहिर्गमन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्यादा मतलब पैसा फंस जाता है मार्केट में, तो वो वहां से जल्दी निकल भी नहीं पाता है। ठीक है, कठिन हो जाता है। और विज्ञापन यानी एड्स जो होती है, जिसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, उस पर भी क्या होता है, उस पर एक तरह से एड्स तथा बिक्री बढ़ाने की क्रियाएं तेज होती है। जैसे कि आप मोबाइल में जो भी चीज देखते हैं तो प्रचार आ जाता है, एड्स आ जाता है, तो कोई कपड़े का प्रचार आ जाएगा, कोई प्रोडक्ट का प्रचार आएगा, तो वही विज्ञापन उसी को बोलते हैं, एड्स उसी को बोलते हैं। विज्ञापन तथा विक्रय बढ़ाने की प्रक्रिया अधिक होती है। विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अल्पाधिकार है, अल्प मात्रा में विक्रेता की संख्या होगी, तभी तो इसका नाम पड़ा अल्पाधिकार बाजार। ठीक है, अल्पाधिकार बाजार में फर्मों द्वारा निर्णय करने में पारस्परिक निर्भरता होती है। कोई भी एक फर्म किसी वस्तु का वो कीमत को डायरेक्ट नहीं घटा सकता, किसी एक वस्तु का कीमत को डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है दूसरे फर्म पर पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार काल क्या है। सिंपल सी बात है, बाजार काल यानी जो मार्केट पीरियड होता है, इसको पूछा गया। ठीक है, मार्केट आवर्स, ठीक है, ये वह काल है जब मांग के बढ़ने पर पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मांग के बढ़ने पर पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मार्केट में डिमांड हो रही है कंज्यूमर का तरफ से, उपभोक्ता उपभोक्ता का तरफ से, कि वस्तु की मतलब वस्तु खरीदने के लिए आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो रहा है वस्तु और सेवा का, लेकिन वो पूर्ति नहीं कर पाती है उत्पादक उद्योग या फिर कंपनी, तो उसको वो जो काल है वो क्या कहलाएंगे, बाजार काल यानी मार्केट आवर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 के अंतर्गत यानी प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के अंतर्गत टोटल 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, सभी चीज को आप लोग कवर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी
एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक तरह से इनका आंसर ये नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते कि शुरू कहां से करें। बाकी जो क्वेश्चन होता है एसडीपीडी बाकी सब अदर सब पब्लिकेशन है, ठीक है, आर्यहंत का है, तो ये सब जो है थोड़ा सा आप लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको वहां पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है।